नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता में मैं सभी मीडिया कर्मियों का, प्रेस के अपने साथियों का, बंधुओं का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं, इस्तकबाल करती हूं। और आज की प्रेस वार्ता ये कहकर शुरू करना चाहती हूं कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर था इंतज़ार जिसका, ये वो सहर तो नहीं। ईमानदारी और पारदर्शिता की नींव पर वैकल्पिक राजनीति की बड़ी इमारत खड़ी करने का बड़ा दावा करके दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए अरविंद केजरीवाल जी और उनकी आम आदमी पार्टी किस तरह सरेआम बेनकाब हो रही है, ये बात बहते पानी की तरह साफ है। तो कट्टर ईमानदारी से घोर भ्रष्टाचारी तक का सफर केजरीवाल एंड कंपनी ने बहुत जल्दी पूरा कर लिया। तो आज की प्रेस वार्ता में 3 सवाल पूछकर शुरू करूंगी और उसके बाद एक कहावत आपने सुनी होगी, चोर चोर मौसेरे भाई। तो भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी की पार्टी और उनके नेताओं से एक कदम भी पीछे नहीं है शराब माफिया के साथ साठगांठ करने में, पैसा उगाही करने में, ब्लैक लिस्टेड कंपनी से चंदा लेने में। इस बात का खुलासा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अनिल चौधरी जी करेंगे। पर पहले 3 सवाल, बहुत ही प्रमुख 3 सवाल जो आम आदमी पार्टी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूछना चाहती है। तो पहला सवाल ये है, बहुत ही सीधा, स्पष्ट पर थोड़ा कड़ा सवाल है कि आम आदमी पार्टी ये तय करके एक प्रेस वार्ता करे और दिल्ली की जनता को जानकारी दे कि उनकी शराब नीति उनके हिसाब से सही है या गलत है। अगर सही है तो सीबीआई जांच की खबर आते ही ये डर के मारे टांगे क्यों कांपने लगी? जिस नीति को लाभकारी बताते थे, जिस नीति को दिल्ली को रेवेन्यू सरप्लस बनाने की सबसे मजबूत कड़ी बताते थे, उस नीति को वापस क्यों लेना पड़ा? और वापस लेकर उन्हीं शीला दीक्षित, जिनके बेईमान लिखकर पोस्टर ऑटो के पीछे चिपकाए जाते थे, उन्हीं शीला दीक्षित जी की नीति की शरण में क्यों आना पड़ा, ये तो बताना चाहिए। और अगर वो ये कहते हैं कि नीति सही नहीं थी इसीलिए वापस ली, तो गलत नीति पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो, ये भी बताना चाहिए। गलत काम करें और सीबीआई की जांच ना हो, ये आम आदमी की तो डिमांड नहीं हो सकती। ये तो बड़ा वीवीआईपी कल्चर है कि हम नेता हैं, हम मंत्री हैं, तो हमारी जांच भी नहीं हो सकती। कितने दूध के धुले हैं मनीष सिसोदिया, क्या इस बात का दूध और पानी का पानी नहीं होना चाहिए? ये पहला सवाल है। अब दूसरा सवाल, भाई लोकतांत्रिक मूल्यों में जो भी व्यक्ति, नेता, राजनीतिक दल विश्वास करता है, मैं समझती हूं कि उसका कर्तव्य बन जाता है कि अगर उन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों का कोई हनन करने की कोशिश कर रहा है, पैसों का लालच देकर पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग किस्म के प्रलोभनों के जरिए संघीय ढांचे पर चोट करने की कोशिश कर रहा है और मनीष सिसोदिया जी को फोन करके एकनाथ शिंदे बनाकर पार्टी में 2 फाड़ करने की कोशिश कर रहा है, तो उस आदमी का नाम और फोन नंबर आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते? किसे बचाना चाहते हैं आप? किसकी मदद करना चाहते हैं आप? कहीं ऐसा तो नहीं कि ए टीम और बी टीम का खेल फिर से शुरू हो गया है? हिमाचल और गुजरात के मद्देनजर ये भाजपा और आम आदमी पार्टी की अगर साठगांठ नहीं है, तो मैं समझती हूं कि पहली फुर्सत में एक प्रेस वार्ता करके ये बताना चाहिए कि वो कौन लोग हैं भाजपा के जो 70 विधायकों में से 62 विधायकों की पार्टी को भी तोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। अब आप ये खुद ही अंक गणित कर लीजिएगा कि 62 विधायकों का 2/3 कितना होगा और उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। पर अगर हो रहा है तो आप सार्वजनिक करिए, ये जरूरी है। अब तीसरा सवाल, और देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। पंजाब में इनकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगता है और वो ढोल नगाड़े के साथ पूरे देश में बताते हैं कि हमने अरेस्ट कर लिया। ये नहीं बताते कि संगरूर में चुनाव था और तालियों के साथ वोट भी बटोरने थे, पर ये पूरे देश में ढोल नगाड़े बजते हैं, अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट कर लिया। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को अरेस्ट कर लिया। दिल्ली में मुख्य सचिव की रिपोर्ट आ जाती है,
144 करोड़ के घोटाले का खुलासा हो जाता है, सीबीआई की जांच, सीबीआई की एफआईआर आ जाती है, लेकिन मनीष सिसोदिया के खिलाफ या मनीष सिसोदिया से इस्तीफा लेने की बजाय केजरीवाल उन्हें भारत रत्न देना चाहते हैं। एक भ्रष्टाचारी को भारत रत्न देने की बात हो रही है। तो कमाल की बात यह है कि वहां का स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में है, यहां का स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में है। 2-2.5 महीने से जेल की हवा खा रहे हैं, याददाश्त चली गई, लेकिन इस्तीफा नहीं लिया गया, बर्खास्त नहीं किया गया। दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्रालय कौन चला रहा है? याददाश्त गए हुए व्यक्ति जेल से चला रहे हैं या उनके बिहाफ पर कोई डिफैक्टो चला रहा है, किसी को मालूम नहीं है। और मालूम कैसे हो? ये तो मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने कोई पोर्टफोलियो ही नहीं लिया हुआ, दिल्ली की कोई जिम्मेदारी नहीं है उनके पास ताकि देश की राजनीति में पैर पसार सके। तो ये जानना चाहती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कि अगर कोई केजरीवाल का करीबी भ्रष्टाचार करेगा तो भ्रष्टाचार तो क्या ऐसा लगता है उसे 100 खून माफ है, मनीष सिसोदिया पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। या फिर ये मान लिया जाए कि ये तार सीधे मुख्यमंत्री के साथ ही जुड़े हैं, शराब माफिया की पैसा उगाही सिर्फ मनीष सिसोदिया तक सीमित नहीं है, केजरीवाल के हाथ भी इसमें रंगे हुए हैं और शायद इसीलिए मनीष सिसोदिया का इस तरीके से बचाव हो रहा है। 3 सवाल, शराब नीति सही है या गलत है? सही है तो वापस क्यों ली, और गलत है तो गलत काम पे कार्रवाई क्यों ना हो? दूसरा सवाल, आपकी पार्टी को कोई तोड़ने का षड्यंत्र कर रहा है, पैसा देकर खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रहा है, तो आप मुंह पर दही जमाकर क्यों बैठे हैं? सार्वजनिक करिए उस व्यक्ति के पहचान को, बताइए देश को कि कौन वो व्यक्ति है जो लोकतंत्र का ऐसा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है, कौन सा दल है। केवल नाम लेने से नहीं होगा, आरोप साबित करने पड़ेंगे, क्योंकि आप वही व्यक्ति हैं जो शीला जी के खिलाफ 14 फाइल लेकर घूमने की बात करते थे। 8 साल हो गए, एक पन्ना नहीं दिखा पाए। आपकी किसी बात पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक आप तथ्य के साथ उसे जनता के सामने ना करें, सार्वजनिक ना करें। और पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री अरेस्ट हो सकता है तो सीबीआई की एफआईआर के बाद निष्पक्ष जांच के लिए मनीष सिसोदिया का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जाता? जेल की हवा खा रहे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जाता? ये 3 प्रमुख सवाल हमने पूछे। और अनिल चौधरी जी को माइक देने से पहले एक बात मैं और करना चाहूंगी, क्योंकि मैं खुद इस बात से बहुत आहत हूं। जैसे ही मनीष सिसोदिया जी की चोरी पकड़ी गई, बेईमानी पकड़ी गई, काले करतूतों और कारनामों का भांडा फूटा, तो वो जाति जाति खेलने लगे। वैकल्पिक राजनीति हवा में चिड़िया की तरह फुर्र हो गई। महाराणा प्रताप याद आ गए, राजपूत वंश याद आ गया। जब ये अन्ना आंदोलन कर रहे थे तो गांधी जी के भक्त थे, तब इन्हें थप्पड़ भी पड़ते थे, कहीं आपको याद होगा, तो थप्पड़ पड़ जाता था तो गांधी समाधि पहुंच जाते थे राजघाट और पश्चाताप के घड़ियाली आंसू बहाने लगते थे। पंजाब का चुनाव आया तो गांधी को भूल गए, भगत सिंह के चेले हो गए, इस कदर भूल गए कि दफ्तर से फोटो ही गायब हो गई गांधी जी की, किसी सरकारी दफ्तर में फोटो नहीं बची। और आज जब भ्रष्टाचार पकड़ा गया तो महाराणा प्रताप की शरण में जा रहे हैं। मैं इस पर घोर आपत्ति व्यक्त करती हूं और मैं कहना चाहती हूं कि अपने काले कारनामों की ढाल शूरवीर महाप्रतापी महाराणा प्रताप को ना बनाएं, ये बहुत ही शर्मनाक है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं, और आप लोग भी समझते होंगे कि ना महात्मा गांधी ने, ना भगत सिंह ने, ना महाराणा प्रताप ने कहा होगा इनसे आके कि पंजाब में तो नारा दो शराब नशा मुक्ति का और दिल्ली को नशे की राजधानी बना दो। महाराणा प्रताप ने, गांधी जी ने और भगत सिंह ने नहीं कहा था इनसे कि आप सारे नियमों की धज्जियां उड़ाइए, 100 मीटर के दायरे, मंदिर हो चाहे स्कूल हो चाहे रेजिडेंशियल कॉलोनी हो, 100 मीटर के दायरे में ठेके खोलिए और खेलो गली जैसी शेल डमी कंपनीज को रेवड़ी की तरह लाइसेंस बांट दीजिए, 144 करोड़ का घोटाला करिए। ये किसने कहा था आपसे? किसी ने नहीं कहा कि वायबिलिटी रिपोर्ट पुलिस डिपार्टमेंट और एक्साइज डिपार्टमेंट को सबमिट किए बिना ठेके खुलवाइए। हमारे दिल्ली के छात्रों और बच्चों का भविष्य सुधारने की बात करते थे, किसने कहा था आपसे कि 25 साल की उम्र को 21 साल कर दें, एक के साथ एक बोतल फ्री बांटे और लतियल बनाए दिल्ली के बच्चों को? ये आपकी करनी है, ये घोटाला, ये भ्रष्टाचार आपकी करनी है। और जैसी करनी होती है केजरीवाल जी, वैसी ही भरनी होती है। और इसके बाद जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि एक कहावत जो हमने सुनी थी, चोर चोर मौसेरे भाई, और जो हम लगातार कहते रहते हैं कि ये एक दूसरे के पूरक हैं,
मोदी जी और केजरीवाल जी, इनकी कार्यशैली में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो चोर चोर मौसेरे भाई की कहावत को यथार्थ में कैसे बदला जाता है और किस तरह से शराब माफिया से पैसे की उगाही की जाती है, ब्लैकलिस्टेड कंपनी से चंदा लिया जाता है, इस बात का खुलासा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी करेंगे।